लोग कहते हैं हमारे पास एक हफ्ता टाइम है बस हमने हफ्ते में तैयारी करनी है और नंबर भी 150 लेना है। पेपर देने से पहले मैंने अपने दोस्तों से पूछा जो देख रहे थे। हाँ। तो उनसे मैंने पूछा उनके 100 नंबर आ रहे हैं, 110 आ रहे हैं, कहते हैं बहुत मुश्किल पेपर है। हाँ। उनमें काफी लाइक बच्चे भी थे, 95% वाले भी थे। अच्छा। तो उनके भी 120 इस तरह आ रहे थे। NET 2 में मेरा इंग्लिश बहुत मुश्किल थी। इंग्लिश के ज्यादा वोकेबलरी वाले आ गए थे। पिछली बार नॉर्मल थे, सेंटेंस वाले आ गए, टेंस वाले आ गए और कॉम्प्रिहेंशन भी थी। हाँ। लेकिन इसमें वोकेबलरी बहुत ज्यादा थी NET 2 में। पहले में मेरा ये था कि मैं कुछ सवालों पे फंस गया था। अच्छा। एक साथ ही ना मेरे काफी ज्यादा लॉन्ग कैलकुलेशन बेस्ड सवाल आ गए थे। हाँ। तो उन्हीं में रुक गया और मैंने अपना काफी टाइम वहाँ पे वेस्ट कर दिया। अच्छा। और आखिर में मेरे कोई 10-15 MCQ रह गए थे। मैं अच्छा। पहला टेस्ट देकर आया और उसके बाद जब मैंने पंजाब की बुक देखी तो मैंने देखा कि काफी सवाल बिल्कुल सेम जो पंजाब की बुक में वही आए हुए हैं। अच्छा। तो अगली बार फिर मैंने यही किया कि जो सवाल मुझे नहीं आता था मार्क कर देता था और रिव्यू वाला ऑप्शन होता है उसमें डाल देता था। तो जब पेपर पूरा हो गया उसके बाद आप रिव्यू वाले सेक्शन में जा सकते हैं। हाँ। और उनको देख सकते हैं। और अगर आपका पेपर खत्म भी हो जाता है तो आपने मार्क तो पहले ही किए हुए हैं तो उसके आपको मार्क्स मिल जाएंगे। जी सर, जो चैप्टर्स मेन थे NET 1 में वही NET 2 में भी मेरे आए थे, जैसे कॉनिक्स, ट्रिग्नोमेट्री, सीक्वेंस सीरीज। फिजिक्स में सिंपल हार्मोनिक मोशन से काफी ज्यादा आया था और फिजिकल ऑप्टिक्स में से काफी ज्यादा आया था। अच्छा। एटॉमिक स्पेक्ट्रा में से। तो वही चैप्टर्स तकरीबन सेम ही रहे थे दोनों में। कितने मार्क्स थे आपके मैट्रिक? उसमें मेरे 98% थे। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत जबरदस्त मार्क्स थे। फर्स्ट ईयर में 95% थी माशाल्लाह। NET 1 में माशाल्लाह इनका 160 स्कोर था और NET 2 स्कोर जो इनका है 172 है। यही से काफी ज्यादा फायदा होता है क्योंकि अगर काफी बुक्स होती हैं उसकी की गलत होती है। अच्छा। या कोई MCQ आपको समझ नहीं आ रहा, अब आपके पास हर वक्त टीचर भी नहीं है। अच्छा। अगर आप उन्हें सेंड करते हैं तो वो भी अक्सर बिजी होते हैं, आपको आंसर फौरन नहीं बता सकते और अक्सर उनकी भी नहीं समझ आती। अक्सर तो मैंने देखा कुछ सवाल बिल्कुल सेम जो मैंने मैराथन में किए थे वो उसमें आए हुए थे। अच्छा। सर मैंने देखा काफी सवाल ऐसे थे कि उनके ऑप्शन ही नहीं मैच करे, कोई भी ऑप्शन ठीक नहीं था। NET 1 में इंग्लिश में 23 थे, NET 2 में इंग्लिश में 25 थे, फिर फिजिक्स में पहले में मेरे 53 आए थे और सेकंड में मेरे आए हैं 56, फिर मैथ्स में पहले में आए थे 84, दूसरे में मेरे आए हैं 91। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, कैसे हैं आप? ठीक हैं। आज हमारे गेस्ट हैं मोहम्मद राफिक कामरान साहब और इनका नेक्स्ट NET का एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। NET 1 में माशाल्लाह इनका 161 स्कोर था जो कि दिसंबर 2025 में हुआ था और NET 2 स्कोर जो इनका है 172 है। माशाल्लाह इट इज़ एन अमेजिंग अचीवमेंट। तो इसमें ज़्यादा स्टूडेंट्स की जो क्यूरीज होती हैं कि यार टेस्ट कैसे तैयार करना चाहिए, कहाँ से तैयार करना चाहिए, थोड़े टाइम में प्रिपरेशन कैसे करके अच्छे नंबर ले सकते हैं, तो राफिक भाई की जो जर्नी है ना ये हमें टिप्स भी बताएंगे और जो इनका तरीकाकार था ये वो भी बताएंगे आपको, शॉर्टकट्स है तो वो भी बताएंगे और सारे कंसर्न स्टूडेंट्स के इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगे आफ्टर वाचिंग द वीडियो इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। राफिक साहब क्या हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र। थैंक यू वेरी मच यार, आपने टाइम निकाला। नहीं सर, आपका शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आपकी। पहली बात कि आपको बहुत मुबारक हो कि माशाल्लाह आपने NET 1 में 160 स्कोर लिया और NET 2 के अंदर माशाल्लाह 172 बहुत इंप्रूव किया और स्टिल अभी आपके फेडरल बोर्ड के पेपर्स भी नहीं हुए। जी सर। ठीक है, तो पहले तो मुबारकबाद हो आपको भी, आपके पेरेंट्स को भी और रिश्तेदारों को भी और उस्तादों को भी। ठीक है, तो सबसे पहले राफिक भाई मुझे ये बताएं आपके आप फेडरल बोर्ड में हैं। जी सर। अपना इंट्रोडक्शन बता दें थोड़ा सा कि बैकग्राउंड कहाँ से है, आप FSC कर रहे हैं, A लेवल्स कर रहे हैं, O लेवल्स कर रहे हैं, तो इसके बारे में थोड़ा सा बता दें। सर मैं गुजरात खारियाँ से हूँ और मैंने मैट्रिक और FSC गैरिजन से की है। अभी मैं सेकेंड ईयर में हूँ और गैरिजन में ही हूँ। तो मैट्रिक भी आपकी फेडरल बोर्ड से थी? जी सर। कितने मार्क्स थे आपके मैट्रिक? उसमें मेरे 98% थे। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत जबरदस्त मार्क्स थे। तो इतने नंबर लेने के लिए अच्छा खासा पढ़ना पड़ता है और फेडरल बोर्ड ऊपर से है। जी सर। पंजाब बोर्ड में तो आपको पता है ना रिड्यूस सिलेबस होता है, उसमें पेयरिंग स्कीम होती है, आपको पता है पहले से होता है कि यार कितना कौन सा चैप्टर करूंगा तो इतने मार्क्स आ जाएंगे, MCQs कहाँ से आना है। फेडरल बोर्ड में इतने नंबर कैसे लिए, पहले तो ये थोड़ा राज बताएं आप। सर बस आप पास पेपर्स हम देख सकते हैं कि किस तरह के सवाल आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं। अच्छा। फिर उस हिसाब से आप तैयारी कर सकते हैं, अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर रखें। इंग्लिश आपकी सही हो तो आप खुद से भी आंसर बना सकते हैं। अच्छा। तो मेरे तो ख्याल से फेडरल बोर्ड ज्यादा आसान है उन लोगों के लिए जो समझ के पढ़ते हैं। जी सर। ये रट्टा मारने वाले की कोई गुंजाइश नहीं, इतने नंबर नहीं आ सकते। फेडरल बोर्ड में ये भी है यार कि सिलेबस चेंज हो रहा होता है, आए साल उनका चेंज करते रहते हैं, तो अभी कुछ स्टेबल चीजें होगी हैं कि नहीं हुई? सर 9-10 में तो वही पुराना सिलेबस था, अभी जब हम फर्स्ट ईयर में आए हैं तब चेंज हुआ है। अच्छा। और अभी इस साल 9-10 का भी चेंज हो गया है। अच्छा, तो आप क्या यानी कंसेप्चुअल स्टडी करते हैं और जिस चीज की आपको समझ नहीं आती उसके में आप क्या करते होते हैं? पहले तो बुक से पढ़ता हूँ, समझ आ गई तो ठीक है, नहीं तो फिर YouTube से लेक्चर लेता हूँ। अच्छा। वहाँ से भी समझ ना आए तो फिर मैं सीधे MCQs पे जाता हूँ। तो अगर MCQs हो रहे हैं तो मतलब ठीक है, समझ आ रही है, अगर नहीं हो रहे तो फिर मैं कॉलेज या अकेडमी के सर से जाके पूछता हूँ, वो MCQs समझाते हैं तो साथ साथ वो टॉपिक भी क्लियर हो जाता है। अब हम आते हैं NET पर। जब आप फर्स्ट ईयर में थे
जी सर। तो एनईटी का तब से आपको पता था कि जब आप सेकंड ईयर में आए, फर्स्ट ईयर के पेपर हो गए, तो एनईटी 1 को दिसंबर में होता है जी सर। और नवंबर में रजिस्ट्रेशन उसकी चल रही होती है, तो आपको कहाँ से पता चला कि मैंने नस्ट के लिए अप्लाई करना है और एनईटी 1 अभी आ गया? जी सर, थोड़ा अंदाज़ा तो था कि अगले साल एंट्री टेस्ट देने हैं और उसमें एमसीक्यूज आते हैं, तो मैं अपनी तैयारी ऐसी ही रखता था। और फेडरल बोर्ड है तो हमें वैसे भी कॉन्सेप्ट्स को अपने क्लियर रखना पड़ता है। अच्छा, तो मेरा यही चक्कर था कि एमसीक्यूज में करता था कि कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं। मुझे पता था एमसीक्यूज मेरे बोर्ड में भी काम आएंगे और फिर आगे जाके एंट्री टेस्ट में भी काम आएंगे। हाँ, फेडरल बोर्ड के एमसीक्यूज थोड़े ट्रिकी होते हैं कंपेयर टू पंजाब बोर्ड ना, नहीं आते, वो कॉन्सेप्चुअल टाइप की होते हैं। तो कितना टाइम पहले आपने स्टार्ट कर दी थी तैयारी अपनी एनईटी 1 की? इसके लिए अलग से तो मैंने 20 नवंबर को शुरू ना था। हाँ। और 20 को ही हमारे कॉलेज के सेंड ऑफ्स भी थे। अच्छा। तो मैं उन्हीं की तैयारी कर रहा था और 7 दिन में 1-2 घंटा इसके लिए भी निकाल लेता था और उसमें सिर्फ मैं एमसीक्यूज करता था ताकि मेरी प्रैक्टिस हो जाए। अब एनईटी 1 देने का मकसद ये था कि एक्सपीरियंस हो जाए कि किस तरह का पेपर आता है, क्या चलता है, किस तरह आपने देना होता है, कितना टाइम वगैरह सारा कुछ। तो फिर मैंने एमसीक्यूज ही किए ज़्यादा और 1-2 दिन पहले जो टेस्ट से 1-2 दिन पहले मैंने लेक्चर्स ले लिए उनके, जो मुझे लग रहा था इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं एमसीक्यूज कर रहा था तो वहाँ से मैंने अंदाज़ा लगाया कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, तो उन्हीं के मैंने लेक्चर लिए 2 दिन पहले और फिर मैं बस टेस्ट दे आया। यार एनईटी 1 में आपकी सेकेंड ईयर का पूरा सिलेबस होता है? जी सर। और उसके अलावा मैथ की फर्स्ट ईयर भी होती है, फिजिक्स की भी फर्स्ट ईयर होती है, इंग्लिश भी, ऐसी चीज़ें होती हैं जो सेकेंड ईयर में नॉर्मली आप नहीं पढ़ रहे होते। तो इतने थोड़े ड्यूरेशन में आपने क्या सिलेबस सारा कंप्लीट कर लिया था सेकंड ईयर का, और फर्स्ट ईयर को रिवाइज कैसे किया? और 160 स्कोर लेना, इट्स अ ह्यूज अचीवमेंट माशाल्लाह। नॉर्मली स्टूडेंट को मैं देखा 98 नंबर आ रहे होते हैं, 110 आ रहे होते हैं, हद मार के 120 के करीब लोगों के एनईटी 1 में नंबर आते हैं। तो 160 का राज कुछ और होगा जो शायद आपका शायद प्रीवियस बैकग्राउंड हो, जो मैट्रिक में बहुत अच्छे थे, आपका अच्छा स्कोर था, या आपकी इंग्लिश भी शायद अच्छी हो, या आपकी, क्योंकि नस्ट के अंदर ना मैथमेटिक्स में सिर्फ एडवांस मैथ नहीं आती, यानी एफएससी नहीं आती। मैंने ये ऑब्जर्व किया कि उसमें कुछ ना ये जो सिंपल बेसिक मैथमेटिक्स के क्वेश्चन होते हैं, रेशियो प्रोपोर्शन हो गया, या फिगर गिवन होगी, एरिया निकालना होगा, शेडेड या पेरीमीटर, तो ये 160 स्कोर के लिए आपने बाकी चीजें कैसे कवर की थी जो मैंने बताई अभी? सर देखें, बेस तो आपकी बोर्ड से ही बनती है। अब अच्छा। एनईटी के लिए आपने 24-25 चैप्टर 2 महीने में करने हैं। हाँ। लेकिन बोर्ड में आप 12 चैप्टर 1 साल में पढ़ रहे हैं, तो अगर 1 साल में आपकी इतनी स्ट्रॉन्ग बेस बन जाए तो आपको बाद में दोबारा इसके लिए ज्यादा एफर्ट करने की जरूरत नहीं है। अच्छा। अब हमारे फेडरल बोर्ड में सिलेबस चेंज हुआ था, तो हमारे फिजिक्स में थे 14 चैप्टर्स, उसमें फर्स्ट ईयर के भी थे, और जो पंजाब की बुक में इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ये वाले चैप्टर भी हमारे फर्स्ट ईयर में थे। अच्छा। तो तकरीबन कह लें आधे से ज्यादा तो हमारा फर्स्ट ईयर में सिलेबस कवर हो गया था। और फिर जो चैप्टर्स रह गए थे वो हमने सेकंड ईयर में पढ़े। फिजिक्स और मैथ्स ही आती है एनईटी में, तो वो फिर मैंने पहले कर ली थी। यानी सेकंड ईयर का सिलेबस आपने कंप्लीट कर लिया था तब तक कि नहीं किया था? टोनिक सेक्शन वगैरह जिस तरह एनईटी का पूरा नहीं किया था, लेकिन अपना जो हमारी बुक में था ना वो कर लिया था। अच्छा, एनईटी 1 जब आपने अटेम्प्ट किया, जी सर, तो जब आप अटेम्प्ट कर रहे थे तो आपने उसको अटेम्प्ट कैसे किया? क्योंकि ये बड़ा चैलेंज होता है स्टूडेंट्स के लिए कि यार जो, क्योंकि पहले दफा कंप्यूटर रैश टेस्ट दे रहे होते हैं बच्चे, नहीं पता होता कि वो कैसा होगा। खैर इंस्ट्रक्शन लोग बताते भी हैं, लिखी भी होती हैं, तो आपको पहले से पता था कि मैंने इंग्लिश पहले करनी है, मैंने फिजिक्स करनी है, मैथमेटिक्स करनी है, क्योंकि लोगों से टाइम ही नहीं मैनेज होता। वो कहते हैं हमारे को 40 एमसीक्यूज रह गए थे, कोई कहता 50 रह गए थे, क्योंकि स्टूडेंट एट टाइम्स ना एक क्वेश्चन में घुसे रहते हैं कि यार इसका क्या करना है, वो फिर उनको आगे नहीं कैरी करने देता ना टेस्ट। तो आपने क्या स्ट्रेटजी अप्लाई की थी एनईटी 1 में, और फिर उसको कुछ चेंज किया आपने एनईटी 2 के अंदर कि उसी तरह एग्जीक्यूट किया था? जी, मेरा पहली बार यही था कि एक्सपीरियंस लेने के लिए करना है। आपके कुछ बच्चों के मैं इंटरव्यूज देख के गया था, उन्होंने कहा था कि पहले इंग्लिश करो इस तरह। अच्छा, तो मैंने भी वही किया, पहले इंग्लिश की, फिजिक्स और फिर मैथ। पहले में मेरा ये था कि मैं कुछ सवालों पे फंस गया था। एक साथ ही ना मेरे काफी ज्यादा लॉन्ग कैलकुलेशन बेस्ड सवाल आ गए थे, तो उन्हीं में रुक गया और मैंने अपना काफी टाइम वहाँ पे वेस्ट कर दिया। अच्छा। और आखिर में मेरे कोई 10-15 एमसीक्यू रह गए मतलब कि मार्क किए थे, लेकिन मैं खुद से सॉल्व नहीं कर पाया। मार्क मैंने इसलिए किया क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो मैंने कहा तुक्के भी लगे तो ठीक है। तो अगली बार फिर मैंने यही किया कि जो सवाल मुझे नहीं आता था मार्क कर देता था, और रिव्यू वाला ऑप्शन होता है उसमें डाल देता था। तो जब पेपर पूरा हो गया उसके बाद आप रिव्यू वाले सेक्शन में जा सकते हैं और उनको देख सकते हैं, और अगर आपका पेपर खत्म भी हो जाता है तो आपने मार्क तो पहले किए हैं, तो उसके आपको मार्क्स मिल जाएंगे। यानी बेस्ट टिप ये है कि जो आपको मुश्किल लग रहा है, जो टाइम कंज्यूमिंग एमसीक्यू है, बेशक वो फिजिक्स का हो, न्यूमेरिकल कोई आ जाए या मैथमेटिक्स का आ जाए, बात को लॉन्ग स्टेटमेंट वाली भी प्रॉब्लम आ जाती है मैथमेटिक्स के अंदर, तो इसके बजाय कि आप उसको अटेम्प्ट करना शुरू कर दो, आप उसको स्किप करो और जो आते हैं बस वो करते जाएं आप, और पहले इंग्लिश करें, फिर फिजिक्स, फिर मैथमेटिक्स। ये सीक्वेंस ठीक है ख्याल में? जी यही ठीक है, क्योंकि इंग्लिश में तो पता ना कुछ सॉल्व नहीं करना आपने, तो उसको जल्दी से जल्दी खत्म करने की कोशिश करें। और फिर फिजिक्स में भी न्यूमेरिकल आते हैं, उनको आप देख लें, उनमें थोड़ा टाइम लग जाता है, लेकिन आप चेक करें अगर न्यूमेरिकल ज्यादा लंबा है तो उसको स्किप करके आगे चले जाएं। अच्छा। और फिर मैथ पे आपको ज्यादा टाइम देना पड़ता है, ठीक है। और फिर जो ये कैलकुलेशन बेस वाले सवाल है आपने रिव्यू में डाले होंगे तो आप एंड पे आके इनको कर सकते हैं। और जो एनईटी 2 आपने दिया था उसमें सेम स्ट्रेटजी अप्लाई की थी कि कुछ चेंजेस आपने की थी?
यही जो NET1 में गलतियां हुई थी कि टाइम एक सवाल पे ज्यादा लगा दिया, रिव्यू वाले ऑप्शन को यूटिलाइज नहीं किया, उन्हीं को मैंने ठीक किया था NET2 में। अच्छा जी। तो क्या टाइम से पहले खत्म हो गया था कि टाइम पर ही हुआ था? टाइम से बहुत पहले खत्म हो गया था। बहुत पहले? वो जाने देते हैं आपको पहले? अगर हो पहले नहीं जाने देते, आपको वेट करना पड़ता है, लेकिन उसमें आपके पास प्लेंटी ऑफ टाइम होता है, आप रिव्यू कर सकते हो कि कोई मैंने गलत तो टेक नहीं कर दिया। जी, मैंने अपना पेपर दोबारा देखा था पूरा, क्योंकि टाइम बच गया था मेरे पास। अच्छा अच्छा, तो जबरदस्त हो गया। जो NET1 आपने दिया था, तो बंदा क्योंकि रिजल्ट 24 आवर्स के बाद आता होता है या विद इन 24 आवर्स आता है, आपका एक्सपेक्टेड स्कोर क्या था कि 160 आ जाएगा या क्या माइंड रख के गया था? आप तो कह रहे थे मैंने ट्राई के लिए गया था कि देखता हूँ कि कैसे होता है ये वो, तो 160 का आपके माइंड में था कि इतना आ जाएगा, और जब NET2 दिया तब एक्सपेक्टेशन क्या थी और क्या वाकई ही रिजल्ट उसके अकॉर्डिंग आया कि नहीं? अच्छा, तो पेपर देने से पहले मैंने अपने दोस्तों से पूछा जो देख रहे थे। हाँ। 100, 110, 70, 80 इस तरह उनके नंबर। और आपने रखा भी एंड पर था मेरे ख्याल में? जी, मैंने एंड पे रखा था कि थोड़ा और टाइम मिल जाए, और कॉलेज के भी पेपर थे तो उस हिसाब से मुझे देखना था। ठीक ठीक। तो उनसे मैंने पूछा, उनके 100 नंबर आ रहे हैं, 110 आ रहे हैं, कहते हैं बहुत मुश्किल पेपर है। उनमें काफी लाइक बच्चे भी थे, 95% वाले भी थे। अच्छा। तो उनके भी 120 इस तरह आ रहे थे। तो पहले तो मैंने कहा पता नहीं क्यों इस तरह किस तरह का पेपर आता होगा। तो जब देने गया तो इंटरमीडिएट लेवल का लग रहा था, लेकिन कैलकुलेशन बेस वाले सवाल ज्यादा थे, तो मेरा वहाँ पे टाइम वेस्ट हुआ, ये बस मसला बना था। और जब टेस्ट देख रहा है तो कम से कम मैं सोच रहा था 150 प्लस तो आएंगे। अच्छा, गुड, माशाल्लाह। और फिर 160 जब आ गया, पर NET2 आपने क्यों दिया? जब एक 60 स्कोर आपका आ गया तो यू कैन इजीली सिक्योर एडमिशन इन एनी डिसिप्लिन ना। तो NET2 में क्या आपकी मोटिवेशन थी कि यार NET2 क्यों देते हैं? अभी जैसे मैंने आपको बताया कि तैयारी मैंने कोई नहीं की थी, कॉलेज के स्टैंड अप थे और वो सारा कुछ, तो इसकी अलग से खास तैयारी नहीं की थी। अच्छा, ठीक है। तो फिर भी 160 आ गए। मैंने अपने कॉलेज के टीचर्स वगैरह को बताया अकेडमी के, तो उन्होंने भी कहा कि ये अच्छे नंबर नहीं है। मुझे कहा उन्हें पता था कि मैं मुझे भी था कि इससे ज्यादा तो मैं ले सकता हूँ, अगर इस तरह मेरे 160 आ गए तो थोड़ी मेहनत करूं मैं तो मेरे ज्यादा भी आ सकते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा दोबारा NET2 दूंगा। अच्छा, तो NET2 में जो एक्सपेक्टेशन आपकी थी कि मैं ज्यादा ले लूंगा, तो 12 नंबर आपके बड़े हैं जी, तो क्या एक्सपेक्टेड ज्यादा कर रहे थे? एक्सपेक्टेशन ज्यादा थी आपकी कि इतनी थी अकॉर्डिंग डिफिकल्टी? क्योंकि NET1 और 2 की डिफिकल्टी भी आपने बतानी है जी सर, कि क्या सेम थी या टफ था NET2 में? मेरा इंग्लिश बहुत मुश्किल थी। इंग्लिश के ज्यादा वोकैबुलरी वाले आगे थे, पिछली बार नॉर्मल थे, सेंटेंस वाले आगे, टेंस वाले आगे, और कॉम्प्रिहेंशन भी थी। लेकिन इसमें वोकैबुलरी बहुत ज्यादा थी NET2 में। अच्छा। तो उसका मुझे था कि अगर इसमें मेरे कट गए तो फिर तो नहीं आने लगे, लेकिन अगर मेरे वोकैबुलरी में आ जाते हैं तो फिर मेरे काफी ज्यादा नंबर आ सकते हैं। मैंने सोचा था मिनिमम 170 सोचे थे मैंने, और ज्यादा से ज्यादा 176 इतना। ओके। तो लेकिन आपका जो स्कोर आया एक्चुअली उसमें तो आपका इंग्लिश के नंबर भी इम्प्रूव्ड हैं कंपेयर टू NET1। तो अब आप स्कोर बताते जाएं कि NET1 में इंग्लिश में कितने थे, NET2 में कितने थे, फिजिक्स के और मैथमेटिक्स के बताएं जरा। NET1 में इंग्लिश में 23 थे। अच्छा। और इतने ही मैंने सोचे थे। हाँ। NET2 में इंग्लिश में 25 थे और इसी के पास मैंने सोचे थे। फिर फिजिक्स में पहले में मेरे 54 थे। अच्छा। इससे मैंने थोड़े कम सोचे थे कि 51-2 शायद आएंगे। हाँ। वो हो गए ज्यादा, क्योंकि तुक्के शायद लग गए हों। अच्छा। सिलेबस पूरा नहीं था मेरा। हाँ। उसके बाद कितने आए फिर? 53 आए थे, और सेकंड में मेरे आए हैं 56 माशाल्लाह, और उसमें मैंने 57-56 इतने ही सोचे थे। ठीक है। फिर मैथ्स में पहले में आए थे 84, वो कम है मुझे लग रहा है, क्योंकि मैंने सोचे थे तकरीबन 88-90 सोचे थे पहले में। और फिर क्या कहते हैं, दूसरे में मेरे आए हैं 91, और उसमें मैंने 94 कुछ सोचे थे। अच्छा। क्योंकि सर मैंने देखा काफी सवाल ऐसे थे कि उनके ऑप्शन ही नहीं मैच करे, कोई भी ऑप्शन ठीक नहीं था। तो उनमें आपके पास ऑप्शन होता है फीडबैक का, तो जाके मैंने किया था कि नन ऑफ द ऑप्शंस आर करेक्ट। तो मुझे लगा शायद मैं गलत कर रहा हूँ, लेकिन घर जाके मैंने चेक किया तो वाकई सारे ऑप्शन गलत थे। ऐसा होता है फॉर श्योर, मे बी 2-3 क्वेश्चन का ऐसा हो, लेकिन वो फीडबैक मेरे ख्याल में तो आर्जी होता है। आपके नंबर 24 घंटे में उन्होंने क्या फीडबैक चेक करना है? बस अचीवमेंट कर दिया फीडबैक। तो माशाल्लाह आपने हर सब्जेक्ट में इंप्रूव किया ना जी सर। और इसकी इंप्रूवमेंट के लिए जो सेकंड ईयर अभी आप तैयारी कर रहे हैं उसकी भी इसमें कंट्रीब्यूशन है कि आपने कुछ और वर्किंग की? पहले हम आते हैं कि तैयारी कहाँ से की, उस पर भी आते हैं, लेकिन ये जो सर आप देना चाहेंगे, आपने फिर मोटिवेट होकर पढ़ा, लेकिन उतनी इंप्रूवमेंट आई नहीं, 12 नंबर इतने लगते नहीं वैसे लग रहा है, क्योंकि आपका गैप कितने 2-1 महीने का गैप तो था मेरे ख्याल में NET1-2 का मे बी। तो क्या डिफिकल्ट था वैसे NET2 कंपेयर टू NET1 के? क्या इंग्लिश आपने बताई मुश्किल थी ना? इंग्लिश मुश्किल, फिजिक्स और मैथ का तकरीबन सेम था। ठीक है। अब सर अगर आपने 100 से 150 पे जाना है
हाँ। तो वो जाहिर बात है आसान होगा, लेकिन 160 से 172 पे जाना है हाँ। उससे ज्यादा मैंने लगती है। जैसे आप बोर्ड का पेपर देते हैं 75 टोटल मार्क्स, आपने 70 लेने हैं तो आप कुछ चीजें छोड़ के जा सकते हैं। हाँ। लेकिन अगर आपने 75 लेने हैं तो आप कुछ भी नहीं छोड़ सकते। तो 5 नंबरों के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है जितनी आपको 60 से 70 पे आने करनी होती है। अच्छा, यहाँ पर आपने अपने फर्स्ट ईयर की परसेंटेज नहीं बताई कि कितने नंबर थे आपके? फर्स्ट ईयर में 95% थी माशाल्लाह। तो इसका मतलब है अभी आपके काफी ज्यादा, क्योंकि 75% आपका स्कोर NET2 का कंसीडर होगा, हाईएस्ट स्कोर कंसीडर होता है नॉर्मली, और फिर परसेंटेज आपकी 15% होता है। मैट्रिक का क्या होता है? FSC 15% है और 10% वो है। तो लास्ट टाइम स्टूडेंट बता रहे थे कि 78-79% किसी का एग्रीगेटर बनता है ना, तो उसकी मेरे ख्याल में मेरिट पोजीशन बनी जाती है नेस्ट के अंदर। और मुझे याद है लास्ट ईयर एक लड़के के 170 स्कोर थे NET2 के अंदर या 4 के अंदर किसी में, तो उसकी मेरिट पोजीशन तकरीबन 8 या 9 थी। ठीक है, तो आपकी भी माशाल्लाह टॉप 10 के अंदर कोई ना कोई होगी। अब ये मैं प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। अच्छा, अब राफी साहब हम आते हैं कि एक्चुअली आपने तैयारी कहाँ से की, किन रिसोर्सेज से की और कैसे पढ़ा। ठीक है, तो इस पर अगर हम आए तो क्योंकि YouTube पर भी बड़ा पड़ा है, लोग उसके बाद बैचेस भी करवाते हैं, डिफरेंट किस्म के चैनल्स भी हैं और प्लेटफॉर्म्स भी हैं। तो अब हम एक लेमैन के लिए बातें करेंगे, जो स्टूडेंट जो अभी अपीयर हो चुका है NET में, उसका स्कोर एक्सपेक्टेड नहीं आया, वो इम्प्रूव करना चाहता है, तो इस पर्सपेक्टिव से हम बात करेंगे कि आपने तैयारी कैसे की, आप क्या रिकमेंड करते हैं कि यार फिजिक्स यहाँ से करें, प्रैक्टिस के लिए ये बुक फॉलो करें या ये चैनल फॉलो करें। तो अपना हम यहाँ पर किसी को प्रमोट नहीं कर रहे, ठीक है, एक बिल्कुल मेरा देखें अपना चैनल है, लेकिन मैं अपने चैनल के लिए यहाँ पर नहीं आया। मैं कहता हूँ कि एक बंदे ने अगर कोई अचीवमेंट की है तो वो शेयर की जाए, उसके एक्सपीरियंस से मे भी लोगों का भला हो। और कुछ टिप्स मैं भी आपको दूंगा कि तैयारी कैसे करनी है, ठीक है। लेकिन राफी साहब से पूछेंगे कि इन्होंने तैयारी कैसे की, हर सब्जेक्ट की, इंग्लिश की बताएंगे आपको, फिजिक्स की और मैथमेटिक्स की। जी राफी साहब। जी सर, बेस तो आपकी मैट्रिक से ही बनना स्टार्ट हो जाती है। जितनी आप प्रैक्टिस करते हैं मैथ की, फिजिक्स की, न्यूमेरिकल्स की, MCQs की, तो वो मेरी स्ट्रॉन्ग थी मैट्रिक और FSC वो फर्स्ट ईयर की वजह से। उसके बाद एक्स्ट्रा मैं यही करता था कि पहले टेस्ट के लिए तो आपको बताया टाइम कम था, तो मैंने MCQs पे फोकस किया ज़्यादा, और जो आखिरी 2 दिन थे उसमें मैंने लेक्चर ले लिए। अब दूसरे टेस्ट के लिए ये सीन था कि हमारा सिलेबस चेंज हुआ है, तो काफ़ी चैप्टर्स है जो पंजाब की बुक में हमारे में नहीं है, जैसे एटॉमिक स्पेक्ट्रा हो गया, अच्छा, डॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स वाला भी नहीं था हमारा, मैथ में हमारे प्रोबेबिलिटी नहीं थी, वो ट्रायंगल्स वाला चैप्टर नहीं है, वो नहीं था। तो जब NET2 के लिए मैंने ये वाले चैप्टर्स, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट भी थे, तो इनको मैंने किया और फिर दोबारा से वही MCQs की प्रैक्टिस करने पे मैं आ गया था। तो आपने बताना मुझे ये था कि वो सोर्सेज क्या थे, इंग्लिश कहाँ से तैयार की थी, मैथमेटिक्स के लिए कौन सी PDFs आपके पास थी या हार्ड कॉपी थी या ऑनलाइन, MCQs कहाँ से प्रैक्टिस करते थे। पहले इंग्लिश का जिक्र करते हैं कि वो छोटा होता है, 40 मार्क्स का है, उसमें वोकैबुलरी होती है, एंटोनिम सिनोनिम एनालॉजी होती है, और इसके अलावा आप सेंटेंस कोई कंप्लीशन या करेक्शन कह रहे थे, ठीक है, जो ग्रामर के टेंसेस की चीजें आती हैं, फिर कंप्रीहेंशन आती है। पहले इंग्लिश को कवर करते हैं कि उसकी तैयारी के लिए बेस्ट सोर्सेज कौन कौन से हैं। सर, इंग्लिश की तो आपकी बेस बचपन से ही बनना शुरू हो जाती है कि आप जो सुनते पढ़ते हैं, और फिर इंग्लिश की वोकैबुलरी और एंटोनिम सिनोनिम वो ज़्यादा आते हैं, तो आपकी कोशिश यही होनी चाहिए कि रोज़ के थोड़े बहुत मैं वर्ड्स कर लूँ, क्योंकि वोकैबुलरी एक समुंदर है, आप जितना भी करें वो कम है। अच्छा, ये वोकैबुलरी के वर्ड्स के लिए जो मेरी सजेशन आपको है ना, अगर आप ये जो सेट की बुक है उसमें हाई फ्रिक्वेंसी वर्ड्स के वन होते हैं, इसके अलावा जो GRE की बुक या PDF मिल जाती है वो हाई फ्रिक्वेंटली यूज वर्ड्स होते हैं इंग्लिश के। ये नहीं है कि आप डेली बेसिस के वर्ड यूज ना करें, उसमें काफी ट्रिकी वर्ड्स भी होते हैं, ठीक है। तो डेली बेसिस 2-3 याद करें, या और भी शायद फ्लैश कार्ड्स लोग बनाते हैं। आपने वोकैबुलरी कहाँ से बिल्ड की थी, आपका रिसोर्स क्या था? सर, वोकैबुलरी के लिए मैंने कोई खास ज्यादा नहीं किया। जब मेरा टेस्ट था उस दिन मैंने इंग्लिश की मैराथन लगा ली थी, क्योंकि बाकी चीजें तो मेरी ठीक थी, कॉम्प्रीहेंशन वगैरह होगी और वो टेंसेस और फॉर्म ऑफ वर्ब वो सारा ठीक था मेरा। तो वोकैबुलरी के लिए मैंने वो उसी दिन बस वो मैराथन लगा ली। और मैं मैराथन किसकी थी? कोई भी मुझे YouTube पे मिली, मेरे से कोई छा जाओ करके कोई चैनल था, और अच्छा, छा जाओ, सर हाशिम के चैनल पे भी एक थी। तो मैंने लगा ली, मैंने कहा अभी यहाँ पे वर्ड्स देखूंगा तो 1-2 घंटे तक तो मुझे याद रहेंगे। मैंने पहले करना भी इंग्लिश का पोर्शन है, तो इसी तरह मैंने किया था। बाकी इंग्लिश की आपकी आम डेली रूटीन में जो आप उसका फायदा हुआ था मैराथन का इंग्लिश का? एक वर्ड आया था। अच्छा, एक वर्ड आया था, चले ठीक है। ये चलो, लेकिन मैं ये कर रहा हूँ जो मैंने सोर्सेज बताए ना वो काफी अच्छे हैं, उससे आते हैं। फास्ट में भी फायदा आपको टेस्ट में होगा और नेक्स्ट NET में फायदा होगा, क्योंकि ना वो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड वर्ड्स हैं, कुछ ना कुछ आ ही जाएंगे, तो तुक्का भी लगा सकते हैं। नहीं, अच्छा मुझे बताएं, जो वोकैबुलरी बेस्ड MCQs होते हैं, एंटोनिम सिनोनिम या एनालॉजी जो होती है, ये 40 में से कितने मार्क्स के होते हैं एक्सपेक्टेड? ये चेंज होते रहते हैं, NET 1-2 में चेंज हुए थे कि सेम? सर, चेंज होते हैं क्योंकि कंप्यूटराइज्ड टेस्ट होता है, तो रैंडम सवाल आते हैं। अच्छा, अब पहले में मेरे पास ये कम थे, मतलब
कम से कम 25 तो थे ही, लेकिन बाकियों की चीजें ज्यादा थी। 20-25 थे, और दूसरे में मेरे से 30 तक हो गए थे। मतलब काफी ज्यादा सिर्फ ये वोकैबुलरी आई हुई थी मेरे पास, और बाकी थोड़े से ही सवाल थे। नहीं तो उसमें वोकैबुलरी जो बाकी आपके फॉर एग्जांपल जो होते हैं, ये जो लगाते होते हैं प्रपोजिशंस वगैरह, इस तरह की चीजें भी होती हैं या नहीं होती? ऑफ वो आता है कि चूज द करेक्ट सेंटेंस। हाँ जी, किस में टेंस की फॉर्म ठीक है और किसमें वर्ब सही लगा हुआ है। और कंप्रीहेंशन के 5-6 नंबर होते हैं। कॉम्प्रिहेंशन भी रैंडम ही होती है। मेरे पास दूसरे में कोई 3-4 आई थी। अच्छा। और पहले में मेरे से 5-6 आई थी, ज्यादा नहीं होती। तो लास्ट स्टेप आपके इंग्लिश के बारे में क्या कहेंगे स्टूडेंट्स को जो कहते हैं यार इंग्लिश एनीटू टफ आई थी? काफी लोगों का फीडबैक था, आप भी खुद कह रहे थे कि यार जो मैं तैयारी करके गया था शायद आप 30 स्कोर का टारगेट करके गए होंगे, लेकिन 2 नंबर से बड़े कंपेयर टू एनईटी 1 आपके 23-25 ना। तो क्या रिकमेंड करेंगे बच्चों को कि यार कैसे तैयारी करनी चाहिए? मैं तो जब टेस्ट देख रहा है तो मैंने यही सोचा कि अगर बंदा रोज के थोड़ी सी एनालिसिस कर ले और रोज के यही 5-10 कर ले रोज के, तो वो 2 महीने में काफी ज्यादा बन जाते हैं। तो काफी फायदा उससे हो सकता है। और बाकी इंग्लिश के आप वीडियोस देख सकते हैं, उससे भी आपकी बिल्ड होती है, आपके सेंटेंस स्ट्रक्चर ठीक होते हैं, ग्रामर ठीक होती है। यानी इंग्लिश वीडियोस देख लें जी। अच्छा, मैं रिकमेंड ये करूंगा आपको कि आप गूगल पर लिखें ना, या चैट जीपीटी को भी इवन बताएं आपके भाई हाई फ्रीक्वेंटली यूज जो वर्ड्स हैं इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और इन टेस्ट एग्जाम्स, तो आपको काफी वर्ड में भी 500-400 की लिस्ट दे देगा। या गूगल पर लिखें तो शायद पीडीएफ आपको मिल जाए, आप वहां से देखना शुरू कर दें। और वर्ड का फायदा है, रिमेंबर याद रखें, तब होता है कि अगर आप उसको यूज करेंगे सेंटेंस के अंदर। अदरवाइज अकेला वर्ड होगा ना तो खैर बच्चे जवान होते हैं, माइंड रिफ्रेशिंग होता है। मेरा अब एज नहीं है कि मैं भी रट्टा बड़ा मारता था और काफी मैंने जीआरई की तैयारी की थी, काफी वर्ड्स मैंने याद किए थे। लेकिन ये रिकमेंडेशन है कि सेंटेंस में सम हाउ जिस तरह वो करें, वीडियो देखें तो एक वर्ड उसमें यूज हो रहा है, या इंग्लिश न्यूज़पेपर है उसको पढ़ें, रीडिंग अपनी इंग्लिश में कर ले तो इंग्लिश आपकी बेहतर हो जाएगी। बाकी अगर नहीं भी बेहतर होगी तो लीव इट, क्योंकि जो मेन डिफरेंस क्रिएट करता है आपकी मैथमेटिक्स और फिजिक्स करती है। जी सर, हमारा तो मेरा इंजीनियरिंग वाला टेस्ट है, उसमें 40 नंबर की होती है, लेकिन जिनका बिजनेस वाला है उनमें 100 मार्क्स की इंग्लिश होती है। फिर उनको तो लाजमी करनी चाहिए, उनको टाइम देना चाहिए इंग्लिश। हाँ, वो एनबीएस वगैरह टेस्ट तो डिफरेंट होता है, या ह्यूमैनिटीज वगैरह का। अच्छा, अब आते हैं फिजिक्स पर। फिजिक्स की आपने तैयारी कहाँ से की थी, किन सोर्सेज से की थी, और अगर बुक्स फॉलो की थी? आप कहते हैं मैंने एमसीक्यूज किए थे, वो कहाँ से एमसीक्यूज किए थे? तो वो बताने आपने बच्चों को कि वो अपनी तैयारी कैसे करें। और बेस्ट आइडिया पहले ये बता दें कि आइडियल टाइम कब है एनईटी में अपीयर होने के लिए। फॉर एग्जांपल देखें ना, कुछ लोग सारे एनईटी देते हैं जी, तैयारी भी नहीं करते, ठीक है, वो कहते हैं शायद नंबर आ जाए, तुक्के लग जाए हमारे। तो क्या फर्स्ट ईयर से तैयारी शुरू कर देनी चाहिए कि नहीं, जब एग्जाम फर्स्ट ईयर के हो जाए उसके बाद टाइम लगाएं? इसके लिए बेस्ट टाइम कौन सा है? सर जैसे मैंने बताया कि आप फर्स्ट ईयर में जब आते हैं तो अपनी तैयारी इसी तरह रखें कि आपको उसमें भी फायदा हो, कंसेप्ट लेके पढ़ें और साथ साथ एमसीक्यू भी सॉल्व करें, वो आपके बोर्ड में भी हेल्प करेगा और इसमें भी हेल्प करेगा। अच्छा। और फिर दूसरी बात कि एनईटी कौन सा देना चाहिए, तो मेरे हाथ से सारे ही देने चाहिए। अच्छा। अगर आपका स्कोर कम है, क्योंकि कंप्यूटराइज्ड टेस्ट होता है तो रैंडम सवाल आते हैं, हो सकता है बहुत आसान आ जाए, हो सकता है बहुत मुश्किल आ जाए, न्यूमेरिकल वाले ज्यादा आ जाए, उसमें कम आ जाए। तो इसमें लक पे भी थोड़ा सा होता है कि किस तरह के आपको सवाल आ रहे हैं। ये तैयारी अपने साथ साथ रखें। अच्छा, जब टॉपिक आप करते हो जी, मैथ का कोई टॉपिक किया, उसके एमसीक्यूज आप कहाँ से तैयार करते थे? ठीक हो, एमसीक्यूज मैं या तो लिख देता था कि ये टॉपिक है और इसके एमसीक्यूज किधर लिखते थे? यूट्यूब पे। अच्छा। तो वो काफी वीडियोस आ सकती थी। और बाकी ये था कि पास एजुकेशन सिस्टम, उन्होंने काफी वीडियोस लगाई हुई है एमसीक्यूज पे। सर हाशिम ने काफी वीडियोस लगाई हुई है एमसीक्यूज पे, और भी बहुत से चैनल्स हैं। आप बस लिखें एनईटी एमसीक्यूज मैराथन, इस तरह करके कुछ भी लिखने तो बस काफी ज्यादा वीडियोस आ जाती हैं। ठीक है। नहीं, अब इतनी वीडियोस में आपकी रिकमेंडेशन क्या है, क्योंकि इतनी वीडियो देखना मुश्किल होता है, पहले पेज पर 10-12 वीडियोस होती हैं, तो स्टूडेंट को अब कुछ वीडियोस की लेंथ होती है 6 घंटे 5 घंटे, तो अब वो बच्चा इतना टाइम तो लगाता नहीं है वीडियो पर, ठीक है। तो आप क्या रिकमेंड करते हैं कि वीडियोस के लिए जो फिजिक्स और मैथ की है, अपना एक्सपीरियंस है कि अगर ये बच्चे देखेंगे तो उनका अच्छा स्कोर आ सकता है? सर पास एजुकेशन सिस्टम और सर हाशिम जाके, क्योंकि अब जो 6 घंटे की वीडियोस होती हैं वो आपने देखनी तो नहीं है, आपने एमसीक्यूज देखना। अगर आपसे होता है तो ठीक है, आप अगले पे जाओ। लेकिन अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो आपने बस उसकी एक्सप्लेनेशन देखनी है, बाकी आप अगले पे जाओ, इस तरह करना है। अच्छा। पूरी वीडियो तो नहीं आपने 6 घंटे की देखनी है। अच्छा। तो अच्छा, उनकी वीडियोस देख लें तो काफी हेल्प हो जाती है आपको? जी, काफी हेल्प हो जाती है, एमसीक्यूज भी मिल जाते हैं, प्रैक्टिस भी हो जाती है। और उनकी वीडियोस तो हैं भी हंड्रेड्स के अंदर, तो वो कौन सी वीडियो देखें? मैराथन वाले देखें कि कोई और वीडियो देखें? मैराथन। अच्छा, मैराथन लिखें और जो आ जाए फिर वो उनको देखें। मैराथन, और ना जब एनईटी स्टार्ट होता है तो वो रोज अपलोड कर दें कि आज बच्चों ने आगे हमें ये सवाल दिए। अच्छा अच्छा। आज के पेपर में ये आया, आज के पेपर में, उसमें भी काफी फायदा होता है। अच्छा जी, ठीक है। तो ये आपकी रिकमेंडेशन है। तो आपके ख्याल में जो एनईटी 1 में चीजें आई थी, एनईटी 2 में कुछ रिपीट हुई थी, पैटर्न वगैरह, या कुछ डिफरेंट क्वेश्चन आए थे? जी सर, जो चैप्टर्स मेन थे एनईटी 1 में वही एनईटी 2 में भी मेरे आए थे, जैसे कॉनिक्स, ट्रिग्नोमेट्री, सीक्वेंस सीरीज,
फिजिक्स में सिंपल हार्मोनिक मोशन से काफी ज्यादा आया था, और फिजिकल ऑप्टिक्स में से काफी ज्यादा आया था। अच्छा। एटॉमिक स्पेक्ट्रम में से, तो वही चैप्टर्स तकरीबन सेम ही रहते दोनों में। अच्छा, फिजिक्स की तैयारी कैसे करें, क्योंकि ना पंजाब बोर्ड्स की बुक्स अभी भी चेंज हुई है फर्स्ट ईयर की ना, लेकिन जितना मुझे पता है नस्ट एनईटी का टेस्ट अब फिलहाल प्रीवियस जो आपका सिलेबस है उसी में से आ रहा है। अब पता नहीं कब अपडेट करते हैं, इसका कोई आइडिया वैसे नहीं है। मेरे ख्याल में साल तो मुश्किल है, अगले साल शादी की कुछ सोचे, लेकिन हो जाए इसमें हम कुछ कह नहीं सकते। फिजिक्स की तैयारी के लिए आप क्या रिकमेंड करते हैं? बुक रीडिंग करें या किप्स की बुक्स भी होती हैं, बाकी बुक्स भी होती हैं, तो उसके लिए मैराथन के अलावा आप क्या रिकमेंड करते हैं? पहले तो बुक की रीडिंग करें, अगर समझ आती है तो अच्छी बात, अगर नहीं आती तो फिर लेक्चर्स लें। जो मुझे नहीं समझ आता था, या तो मैं सर आतिफ वो पढ़ाते हैं 11th-12th क्लास के, अच्छा, तो उसके लेक्चर वहाँ से मुझे समझ आ जाती थी, और जो एंटी टेस्ट के मैंने लेक्चर लेने होते थे वो मैं सर बिलाल के लेता था। और फिर उसके बाद बुक्स मेरे पास किप्स की थी, लेकिन वो मुश्किल थी, तो मैं पहले अपनी इजी एमसीक्यूज करता था, वही यूट्यूब पे जो होते हैं ना मैराथन वगैरह, वो इजी होते हैं, वो करके फिर अगर टाइम मिलता तो मैं किप्स वाली बुक कर लेता था, क्योंकि वो थोड़ी मुश्किल होती थी। और नस्ट में जो क्वेश्चंस आ रहे होते हैं उनका डिफिकल्टी लेवल एवरेज होता है कंपेयर टू किप्स बुक, अगर कंपेयर करें तो? जैसे किप्स की बुक में सवाल है ना, उस तरह के मैं कह रहा हूँ मैथ में 20 आ जाएंगे और फिजिक्स में 10-15 आ जाएंगे। अच्छा, क्योंकि बहुत ज्यादा मुश्किल होते हैं। हाँ। एनईटी में इतने ज्यादा मुश्किल सवाल नहीं आते, ज्यादा परसेंटेज होती है ना इंटरमीडिएट सवाल की होती है। अच्छा, जो फेडरल बोर्ड के पास पेपर के एमसीक्यूज होते हैं जी, उनको भी आपने सॉल्व किया वगैरह था, ये नहीं किया? वही बोर्ड की तैयारी के लिए मैंने किया था। हाँ जी, ठीक है। और आपको जो एमसीक्यूज आ रहे होते हैं, जो किताबों में लिखा होता है टेक्स्ट में, मैथमेटिक्स के हो गया या बाकी, क्या वो जो थ्योरी लिखी होती है एक्सरसाइज से पहले, वो भी इम्पोर्टेंट होती है? नहीं जी, वो तो इम्पोर्टेंट होती है, अक्सर डेफिनेशन आ जाती है। और मेरे पास एक सवाल आया था कि ये चीज कब डिस्कवर हुई, तो ये तो थ्योरी में से ही आता है ना, इस तरह की चीजें। हाँ, सही सही। और फिजिक्स में क्या भी स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टेटमेंट आ रही होती है कि उसमें प्रॉब्लम कितनी, रेशो आपने एनईटी 1 और 2 में क्या कंपेयर किया कि रेशो कितनी आ रही होती है क्वेश्चंस की, जो न्यूमेरिकल्स हैं? मेरे पास न्यूमेरिकल पहले में ज्यादा आए थे, तकरीबन 10-15 होंगे। 15 आउट ऑफ 60? जी नहीं, इससे थोड़े ज्यादा होंगे। अच्छा, अभी सही तरह पहले का तो मुझे याद नहीं, लेकिन 2 से ज्यादा थे। अच्छा, और ये नहीं कह सकता आधे थे, आधे से कम थे न्यूमेरिकल्स। हाँ जी, अच्छा, ठीक है। और इसके अलावा एक जब बंदा टेस्ट में बैठता है तो उसमें कोई बंदे को टेंशन होती है, किस्म का प्रेशर होता है कि यार कंप्यूटराइज्ड टेस्ट है और इतने लोग बैठे होते हैं लाइनों में, 500 के करीब तो होते हैं मिनिमम, ठीक है, तो वो क्या एक किस्म का जो इन्वायरमेंट होता है वो प्रेशर बिल्ड करता है कि नहीं? करता है, लेकिन आप उस पर फोकस ना करें, आप अपने टेस्ट पे ध्यान दें। अब जैसे एनईटी 2 था, उसमें मेरी इंग्लिश मैंने बताया मुश्किल थी, वो मेरे से वोकैबुलरी हो रही थी, मैंने किया भी पहले वही था। अच्छा, तो अगर मैं उसी को लेके बैठ जाता गया तो मेरे सारे गलत हो जाने, फिर मेरा बाकी पेपर भी खराब होना था। मैंने बस मार्क करके रिव्यू में डाल के मैं आगे चला गया, फिर फिजिक्स और मैथ मुझे आसान लगने लगी तो प्रेशर मेरा कम हो गया। अच्छा, वापस मैं इंग्लिश पे आया। ठीक है, तो मैथ के लिए कुछ रिकमेंड करेंगे और कुछ चीजें बुक के अलावा? क्योंकि ना जो बुक्स अभी पंजाब की बुक है और फेडरल की थोड़ी सी डिफरेंट है, लेकिन चैप्टर्स मोर और लेस उन्होंने सेम कर दिए वैसे, जो मैंने देखा अभी। पंजाब में थोड़े ज्यादा हैं, जो फेडरल में नहीं। जो भी नहीं है बुक आई उसकी बात कर रहे हैं जी? नहीं, जो हमारी नहीं आई है फेडरल की, उसमें थोड़े कम है, मतलब ट्रायंगल वाला चैप्टर नहीं है, प्रोबेबिलिटी नहीं है। अच्छा, ठीक है। तो अब आप एक बात मुझे बताएं कि अभी इस दफा ना फर्स्ट ईयर में ना पंजाब का सिलेबस चेंज हुआ है ना, क्योंकि ज्यादा लोग पंजाब से आते हैं, फेडरल के लोग थोड़े आते हैं ना, तो अभी उन्होंने कुछ सिलेबस चेंज किया जो कि अलाइंड है मेरे फेडरल बोर्ड के साथ। अच्छा, ये आप रिकमेंड करते हो कि अब जो बच्चा नई बुक पढ़ रहा है, जैसे फेडरल में आपने कहा कुछ चैप्टर नहीं है, तो वो चैप्टर्स कहाँ से करने चाहिए स्टूडेंट्स को? वो पंजाब वाली बुक से करनी चाहिए। मैं पहला टेस्ट देख रहा आया और उसके बाद जब मैंने पंजाब की बुक देखी तो मैंने देखा कि काफी सवाल बिल्कुल सेम जो पंजाब की बुक में वही आए हुए हैं। अच्छा, तो अगर जैसे पंजाब के बच्चे तो प्रैक्टिस भी बहुत ज्यादा करते हैं, तो वो सवाल देख के ही उन्हें आंसर याद होता है अक्सर। ठीक है, तो पंजाब की बुक मैंने फिर की थी आके, जो चैप्टर्स हमारे नहीं थे, जैसे प्रोबेबिलिटी का मैंने बताया वो मैंने पंजाब की बुक से की थी, इसी तरह ट्रायंगल्स वाला चैप्टर वो भी पंजाब से किया था मैंने फिर। अच्छा, अब हम आते हैं परसेंटेज पर ना, कि जो आपका एक्सपीरियंस है, जिस तरह कोनिक सेक्शन आप कह रहे थे कि उसमें से एनईटी 1 में भी क्वेश्चन है, 2 में भी आए, तो चैप्टर्स हाईलाइट कर सकते हैं कि डेरिवेटिव्स, इंटीग्रेशन, ट्रिग्नोमेट्री, सीक्वेंस सीरीज और कोनिक सेक्शन वगैरह कौन से ज्यादा आपने देखे? वो वैसे नॉर्मल मेरे ख्याल में है वो हर चैप्टर को टच करते हैं, हर टॉपिक को जी, हर चैप्टर को टच, लेकिन कितना पोर्शन आता है, ये आपका क्या एक्सपीरियंस है? जी, मेरा ज्यादा आया था ज्योमेट्री से। अच्छा, ये ट्रिग्नोमेट्री, लाइंस वगैरह नहीं, लाइन स्ट्रेट लाइंस जी, इक्वेशन ऑफ लाइंस, उसमें से आया था, कॉनिक्स में से आया था, ट्रिग्नोमेट्री में से मेरा बहुत ज्यादा आया था। अच्छा, उसके बाद जो सेट्स और फंक्शन वाला चैप्टर है उसमें से भी काफी ज्यादा आया था, और बाकी डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन और लिमिट्स, इन तीनों में से थोड़े थोड़े आए थे, लेकिन आए जरूर थे। अच्छा, सीक्वेंस एंड सीरीज ज्यादा था और उसमें भी ज्योमेट्रिक सीरीज वो बहुत ज्यादा आई थी, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस और ज्योमेट्रिक सीरीज। ठीक है, और इसके अलावा वेक्टर्स में से? वेक्टर्स में से फिजिक्स में आया था। अच्छा, फिजिक्स में, और मैथ में भी थोड़ा सा आया था।
अच्छा, उसके बाद जो मैट्रिसेस वाले चैप्टर थे उसके भी कुछ एमसीक्यूज थे, लेकिन ज्यादा नहीं थे। ये ज्यादा आप कह रहे हैं कॉनिक सेक्शन है और ज्योमेट्री वगैरह और ट्रिग्नोमेट्री और सीक्वेंस सीरीज इस तरह के ये और सेट्स और फंक्शन उसमें से बहुत ज्यादा आए हुए थे। ठीक है, यूनियन, इंटरसेक्शन, वो वाले। अच्छा, जो ये मैराथन में क्वेश्चन कवर कराते हैं या बाकी डिफरेंट वीडियोस के अंदर जो आपने बताया, क्या उससे मिलते जुलते क्वेश्चन एनईटी में आते हैं या नहीं आते? जी, उससे मिलते जुलते आते हैं जी। अक्सर तो मैंने देखा कुछ सवाल बिल्कुल सेम जो मैंने मैराथन में किए थे वो उसमें आए हुए थे। और इसके अलावा आप मास्टर स्कोर कर चुके हैं, आगे आपका क्या प्लान है कि एनईटी 3 और 4 देना है या बस काफी है? नहीं सर, अब मेरे ख्याल से देना चाहिए। जी। तो आपका क्या गोल है कि पाकिस्तान टारगेट कर रहे हैं कि बाहर भी जाना है आपने, क्योंकि माशाल्लाह आपके अमेजिंग अचीवमेंट्स हैं, अच्छा स्कोर है, परसेंटेज बहुत अच्छी है, तो लोग बाहर भी जाते हैं वैसे। इसके लिए अनफॉर्चुनेटली जो काउंसलिंग होती है कॉलेज लेवल पर वो बहुत थोड़ी होती है कि स्टूडेंट्स को गाइड किया जाए कि यार हाँ ये यूनिवर्सिटीज़ हैं यूके के अंदर या यूरोप में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, यहाँ पर अप्लाई आपको करना चाहिए, आपको स्कॉलरशिप भी मिल सकता है। बहुत थोड़े लोग इसकी ना करियर काउंसलिंग करते हैं स्टूडेंट्स की। तो आपका फ्यूचर गोल्स क्या हैं कि पाकिस्तान से बीएस करना है कि बाहर का है इरादा? सर अभी तो मैं देख रहा हूँ, अगर मुझे लगता है सही और मौका भी मिलता है तो मैं जरूर बाहर जाके पढ़ना चाहूंगा। हाँ, वो बड़े जबरदस्त एक्सपोजर है। मैं भी रिकमेंड करूंगा ऐसे तमाम लोग जो बुक टॉपर्स होते हैं या अच्छा उनका बैकग्राउंड है, कंसेप्चुअल स्टडी होती है, तो उनको लाजमी बाहर जाके पढ़ना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में अच्छी से अच्छी यूनिवर्सिटी आप चले जाए ना तो बाहर की जो एक्सपोजर आपको मिलेगा वो इससे काफ़ी ज़्यादा जमीन आसमान का फ़र्क आप कह सकते हैं, वो बड़ा ज़बरदस्त एक्सपोजर होगा आपका। ठीक है, एक तो इंटरनेशनल आपको एजुकेशन मिलेगी, उसका अलग एक क्या कहते हैं एक प्लस पॉइंट है, और प्लस वहाँ का जो कल्चर है डिफरेंट, क्योंकि आपका वहाँ पर कम्युनिटी डिफरेंट है, ठीक है, इकोसिस्टम डिफरेंट है, तो बड़ा कुछ सीखने को मिलेगा। पाकिस्तान में काफ़ी यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप भी देती हैं, लाइक जी की जिस तरह है, टॉप 15-20 स्टूडेंट्स को फुली फंडेड स्कॉलरशिप दे रही होती है, ठीक है, इस तरह लम्स में स्कॉलरशिप देती है, और फास्ट उनको देती है जो टॉप 3 जिनका एग्रीगेट होता है टोटल ना। आपका स्कोर बहुत अच्छा माशाल्लाह मैट्रिक एफएससी का, तो आपने किन यूनिवर्सिटी को टारगेट किया हुआ है? कंप्यूटिंग डिग्री, कंप्यूटिंग करनी है कि कौन सी डिग्री करनी है आपने? इंजीनियरिंग में। इंजीनियरिंग का मुझे शौक भी है जी। गुड गुड। अभी अभी आपके है भी एफएससी ना जी? अच्छा, प्री इंजीनियरिंग में ही है। अच्छा, तो मैं अभी सोच रहा हूँ प्रयास का और जीकी का टेस्ट देने के लिए। बिल्कुल, प्रयास इज वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी, इंजीनियरिंग की है और स्कॉलरशिप भी देती है जी सर। तो अगर आपका नस में इतना स्कोर है तो प्रयास में भी इंशाल्लाह आपका आ जाएगा। दुआएं ढेर सारी आपके साथ हैं, ठीक है। अच्छा राफी साहब, ये बताएं कि जब से एआई आई है तो इसने कितना कंट्रीब्यूट किया आपकी प्रिपरेशन के अंदर, या स्टूडेंट्स इससे कितना फायदा उठा सकते हैं? सर एआई से काफी ज्यादा फायदा होता है, क्योंकि अगर काफी बुक्स होती हैं उसकी की गलत होती है, अच्छा, या कोई एमसीक्यू आपको समझ नहीं आ रहा, अब आपके पास हर वक्त टीचर भी नहीं है, अच्छा, अगर आप उन्हें सेंड करते हैं तो वो भी अक्सर बिजी होते हैं, आपको आंसर फौरन नहीं बता सकते, और अक्सर उनकी भी नहीं समझ आती। तो फिर आप ये कर सकते हैं कि एआई से अपने वो एमसीक्यूज को भेज के आप सोल्यूशन निकलवा सकते हैं। कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो उसे बोल सकते हैं कि इजी में आपको समझा दे। अच्छा, तो इसका काफी हेल्प होती है और टाइम भी बचता है। उसको भी कह सकते हैं कि आपको क्वेश्चन प्रपोज कर दे टॉपिक वाइज, क्वेश्चन भी बना के दे सकता है वो। अच्छा, इसके अलावा यानी एआई आपको बहुत फायदा देगी भाई टॉपिक वाइज। अगर आप एआई को बताए ना तो डिफरेंट सोर्सेज से आप उनको बोले कि आसान क्वेश्चन मुझे दो, मुझे इंटरमीडिएट लेवल के दो, मुझे टफ लेवल के दो, तो आपको हर लेवल का क्वेश्चन वो देगा, ठीक है, और आपको ऑप्शन भी बना के देगा, ठीक है। ये बड़ा जबरदस्त बात है। तो आप लाजमी चैट जीपीटी, जेमिनी, ये 2 टूल्स मुझे पता है, बाकी भी शायद हो, ठीक है, ये आपको काफी हेल्प करेंगे मैथमेटिक्स में और फिजिक्स और इंग्लिश में भी, ठीक है। अच्छा राफी साहब, ये मुझे बताएं कि काफी लोगों के नंबर 100 आ रहे होते हैं, वो अगला एनईटी देते हैं तो 115-20 आ जाते हैं, लेकिन इस पर उनका मेरिट नहीं बनता, कोई मेरिट पोजीशन नहीं बनेगी। तो आपको क्या लगता है कि स्टूडेंट्स कहाँ स्ट्रगल कर रहे होते हैं, क्यों इंप्रूव कर पाते हैं? हर स्टूडेंट का अपना होता है, किसी को मतलब कैलकुलेटर के बगैर कैलकुलेशन करना नहीं आती, हाँ, किसी को टाइम का मसला होता है, किसी के कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होते, तो हर बंदे को अपना देखना चाहिए तो कि उसे किस चीज़ में मसला आ रहा है, टाइम मैनेज करने में मसला आ रहा है या कैलकुलेशन में मसला आ रहा है। अगर टाइम मैनेज करने में मसला आ रहा है तो यही है कि आप प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करो, और इस तरह करो कि आप टेस्ट दे रहे हो जल्दी से जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करो। उसके बाद अगर आपको मसला आ रहा है कैलकुलेटर के बगैर आपसे सॉल्व नहीं हो रहे, तो बेसिक मैथ के आप लेक्चर्स ले लो, और फिर वही प्रैक्टिस की बात आ गई। इसी तरह अगर कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है तो लेक्चर लेके दोबारा से आप एमसीक्यूज करनी है, प्रैक्टिस ही है सारी। और एनईटी का मतलब भी यही है कि कॉन्सेप्ट और क्लैरिटी और स्पीड। ठीक है, जबरदस्त। अच्छा, आप मुझे एक चीज बताएं कि आपकी डेली रूटीन क्या है, वीकली रूटीन क्या है, कि आपने गोल सेट किया होता है यार इतना मैंने कवर करना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अभी तो आपका एनईटी हो चुका है ना, जब एनईटी 2 आपका नहीं हुआ था तो आप डेली कितना पढ़ते थे, या आपने कोई माइंडसेट किया होता कि इस वीक में इतना पढ़ना है, वीकेंड में इतना पढ़ना है मैंने, और इतना कवर करना है? और क्योंकि स्मार्ट स्टडी भी होती है ना, हर स्टूडेंट के पढ़ने का तरीका डिफरेंट है। कुछ लोग रट्टा मारते हैं, एक टॉपिक है ना,
लेट से 2 पेजेस का टॉपिक है, फिजिक्स की बात लेट से कर लेते हैं, ठीक है। एक बंदा सारा उसको याद करना शुरू करेगा, रट्टा मारना शुरू कर देगा, एक उसके की फीचर देखेगा कि इसका मकसद क्या है और करना ये कैसे है। तो आपकी अप्रोच क्या थी और स्टूडेंट्स नॉर्मली क्या गलतियां कर रहे होते हैं? सर मेरी कोई स्ट्रिक्ट रूटीन नहीं थी। मैं कॉलेज कुछ दिन जाता था, कुछ दिन इवनिंग कोचिंग 4 से 8 बजे जाता था। जब कोई टॉपिक शुरू करता था तो कोशिश यही होती थी इसको खत्म करूं और साथ इसके एमसीक्यूज भी करूं। और फिर हर स्टूडेंट को अपना अंदाजा लगाना चाहिए, स्मार्ट स्टडी करनी चाहिए। आपको किस चीज़ में मसला आ रहा है आप उसको देखो। अगर आपको प्रैक्टिस, आपको टाइम मैनेजमेंट करना है तो आप प्रैक्टिस अपनी ज़्यादा करो। मेरा भी यही था कि जो चीज़ें मैंने नहीं पढ़ी हुई थी मैं उनको करता था और फिर साथ एमसीक्यूज में ज़्यादा से ज़्यादा करता था ताकि मेरा टाइम भी मैनेज हो, क्योंकि पहले पेपर में मेरा रह गए थे सवाल रह गए थे कुछ, और कौन से वो सिलेबस भी पूरा नहीं था। जैसे मैंने आपको बताया हमारी बुक चेंज हुई है तो वो फिर मैंने दूसरी बुक से किए थे। कितना पढ़ना चाहिए डेली बेसिस पर, या आप कितना पढ़ते थे? आपको रूटीन में ऑन एवरेज अगर देखें कितने घंटे हैं डेली या वीकली, तो आप डेली बेसिस पर बताते हैं। बच्चे कॉलेज जाते हैं और वीकेंड हफ्ता साथ छुट्टी होती है, आप क्या रिकमेंड करेंगे यार इतना फ्रेश हो गए? क्योंकि फ्रेश माइंड के साथ पढ़ना ज्यादा फायदा देता है आपको, इस बजाय कि आप थकावट आपको उसी को आप कैरी कर रहे हो तो फिर वो किताब बैठ के नहीं दिया बंदे को आएगी। तो क्या कहते हैं? सर मैं अगर जिस दिन कॉलेज जाता था तो उस दिन कोई 4-5 घंटे दे देता था इसको। अच्छा। अक्सर ज्यादा भी हो जाता था, अक्सर कम भी हो जाता था। वही हिसाब है कि अगर थकावट फील हो रही है तो फिर उसमें सही तरह बंदे से नहीं पढ़ने होता। अच्छा। तो फिर मैं सो जाता था या कुछ और रेस्ट। रात को पढ़ते थे? कब पढ़ते थे? सुबह उठ के पढ़ते थे? मुझे रात वाला टाइम सही लगता है। मैं सुबह लेट उठता था, जिस दिन कॉलेज नहीं जाना होता था तो सुबह लेट उठता था, रात को मैं 1-2 बजे तक पढ़ लेता था। लेकिन ये रोज नहीं होता था। मेरी नॉर्मल रूटीन यही थी कि 12 बजे से पहले मैं सो जाता था और जिस दिन कॉलेज जाना है उस दिन वो हो गया, जिस दिन जाना है उधर एकेडमी तो फिर मैं सुबह लेट ही उठता था, रात को पढ़ लेता था। चले जी, आप भी अपने हिसाब से टाइम मैनेज करें कि आपको पता है वो स्लॉट देखें जब आप ज्यादा फ्रेश हो। ये नहीं हो कि फ्रेश हो तो खेलने चले जाएं, थकावट के आके फिर आपको नींद आनी और क्या होना है। अच्छा, पढ़ाई के अलावा आपकी कोई और हॉबीज भी हैं? कुछ और भी करते थे? पढ़ाकू बच्चे थे? नहीं सर, मैं बाहर बास्केटबॉल खेलता था। अच्छा। और उसके बाद मैं रील्स बहुत देखता था, ये थोड़ा मसला था मेरा, मीम्स वगैरह। तो ये सोशल मीडिया फिर आपको इसने इफेक्ट किया तैयारी में कि आपने उसको खत्म कर दिया था? कैसे किया था? जी वो अब इसको बिल्कुल खत्म तो नहीं कर सकते। तो मैं यही करता था कि जब पढ़ने बैठा हूँ ना तो मैं लैपटॉप पे पढ़ता था, तो फोन को मैं दूर रखा था, दूसरे कमरे में रखा था। अच्छा। जब ब्रेक लेता था फिर उसी कमरे में जाके फोन यूज कर लेता था और फिर वापस आकर दोबारा वही। मैंने भी रील्स बनाई है पहले भी, जिनका इंटरव्यू किया है यहाँ पर खड़े होके, 2 स्टूडेंट्स का और भी इंटरव्यू किया है। तो राफे साहब की भी रील बना के इंस्टाग्राम पर भी डालूंगा, टिकटॉक पर भी, यूट्यूब पर भी, फेसबुक पर भी, और बस ये काफी मेरे ख्याल में है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। तो आपने लाजमी देखना है। लास्ट को टिप देना चाहें बच्चों को आप कि क्योंकि ज्यादा स्टूडेंट ना वो नहीं कर पाते, बैरियर 120 तक आके स्टक हो जाते हैं, ठीक है। ऐसे बच्चों को आप क्या मशवरा देना चाहिए या कोई और टिप्स जो आप लोगों को भी काउंसलिंग करते हैं अपने? आपने बोला था मुझे कि स्कूल में भी, एकेडमी में भी, कॉलेज में भी, मोहल्ले में भी, क्योंकि जब बच्चा सुनता है कोई कि यार इतने माशाल्लाह अच्छे नंबर इनके हैं तो पूछते हैं कि यार आप कैसे तैयारी की, हमें बताएं, ताकि हम हफ्ते के अंदर, लोग कहते हैं हमारे पास 1 हफ्ता टाइम है बस हमने हफ्ते में तैयारी करनी है और नंबर भी 150 लेना है, ठीक है। तो आप क्या मशवरा देंगे लोगों को, क्या कहते होते हैं आप इनके बारे में? सर पहले हर बंदे को अपना एनालिसिस करना चाहिए कि उसे किस चीज में मसला आ रहा है, जैसे टाइम मैनेजमेंट या फिर कॉन्सेप्ट वगैरह, वही सारा कुछ, ठीक है। तो उस हिसाब से अपनी तैयारी करे, स्मार्ट स्टडी करे, एआई को यूज करे, उससे आपका काफी टाइम बचता है। उसके बाद अगर आपने लेक्चर लिया है तो आप 2-3 दिन बाद दोबारा वही लेक्चर ना लो, आप किसी और का लेक्चर ट्राई कर लो या फिर एमसीक्यूज करो, ताकि उससे आपकी रिवीजन भी हो जाए और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए। और अगर आपके मार्क्स आ जाते हैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करें, हम्बल रहें, गरूर नहीं करना चाहिए। अगर कोई आपके पास मदद के लिए आता है तो आप उससे ये ना बोलें कि इतने लायक हो, तुम्हें तो ये नहीं आता। अल्लाह ने आपको कामयाबी दिया है तो अल्लाह का शुक्र अदा करें और हम्बल रहें। अपने टीचर्स के साथ बहुत अच्छा रिलेशन रखें, उनकी रिस्पेक्ट करें, उन्हें अपना दोस्त बना के रखें, ताकि उनके दिल से आपके लिए दुआएं निकलें और फिर यही दुआएं इंसान को बहुत आगे लेके जाती हैं। जी, ये राफे भाई का थपके दे रहे हैं। राफे भाई यहाँ पर जो एक्सपीरियंस अपना शेयर कर रहे हैं ये नेकी है और अल्लाह ताला इनको अजर दे इंशाल्लाह, ठीक है। और कोई ज़्यादा लोग शेयर नहीं करते एक्सपीरियंस। मैंने कोशिश की कि सारे क्वेश्चन कवर करूँ, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें रह गई हूँ, मैं भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और राफे भाई मजीद अल्लाह ताला आपको कामयाबी दे अगले मराहल के अंदर, यूनिवर्सिटी में एडमिशन, आप जो बैचलर्स कर रहे हैं, दुआ करते हैं कि 100% स्कॉलरशिप आपको मिले इंशाल्लाह। और काफ़ी चीज़ें थी। मेरी लास्ट में टिप ये होगी कि क्योंकि मैं भी उस्ताद हूँ और मेरा काम भी ये है, कोई बंदा परफेक्ट नहीं है यहाँ पर दुनिया में, ठीक है। तो सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं, तो मैं तो ये चाहता हूँ कि सारे कामयाब हों, लेकिन आपको पता है हर यूनिवर्सिटी में लिमिटेड सीट्स हैं और एआई का दौर है। और मैं मल्टीपल इंटरव्यूज़ ऑलरेडी कर चुका हूँ और फ्यूचर में भी प्लान्ड है कि जो इंडस्ट्री में लोग बैठे हैं टेक पोजीशन पर, मैनेजरियल पोजीशन पर, या सीईओज़ हैं या जिनको जॉब मिलती हैं या जो स्टार्टअप शुरू करते हैं, कि यार डिग्री करने के बाद एडमिशन तो आपको हो जाएगा, उसके बाद आपने करना क्या है, ठीक है। तो जब से एआई आया काफ़ी जॉब्स ले ऑफ्स हुई हैं, इंडस्ट्री में एक हलचल मची हुई है।
कि अगले 5-10 साल में होगा क्या, ठीक है, उसके बारे में आप सोचें। यूनिवर्सिटी आप आ जाएंगे, अल्लाह कामयाब करे, लेकिन मैं अपने चैनल पर वो चीज़ें भी डालता हूँ, नस्ट एनईटी के साथ फास्ट की वीडियोस भी बनाई है, काफ़ी बनाई हैं, तो स्टूडेंट्स के लिए। और राफे भाई के हम मशकूर हैं कि इन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, ठीक है, टेस्ट कैसे अटैम्प्ट करना है, तैयारी कहाँ से करनी है। तो मेरी टिप आपको ये है कि जो आपकी बुक्स हैं, अगर आप बुक्स को फिजिक्स और मैथमेटिक्स, स्पेशली इंग्लिश के लिए तो वोकैबुलरी बता दी हमने, वो बेसिक चीज़ें हैं, आप कर सकते हैं साथ ही। तो बुक्स पढ़ें, बुक में कुछ चीज़ समझ नहीं आती, जस्ट टेक पिक्चर ऑफ दैट पोर्शन एंड आस्क चैट जीपीटी और जेमिनी। आप चैट जीपीटी से पूछें कि मुझे इसको उर्दू में जो लिख के बता दो, आपको ट्रांसलेट करके बताएगा, ताकि आपको समझ आ जाए, ठीक है ना। और क्वेश्चन अच्छा तब आ सकता है जब आपको समझ हो। ज़्यादा स्टूडेंट मिस्टेक क्या करते हैं, वो जल्दी में कर लेते हैं, लेकिन वो समझ नहीं पाते कि पूछा क्या क्या था, बताना क्या है, ठीक है। जल्दबाजी नहीं करते, बाद बंदा एक्साइटेड हो जाता है, और ये सवाल तो मुझे आता है, लेकिन वो गलत कर देता है। और नस्ट के अंदर इतने एमसीक्यूज के ऑप्शन ट्रिकी होते हैं ना, वो मैच कर रहे होते हैं, बंदा कहते हैं हाँ ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, और जानते हुए बंदा गलत कर लेता है। इस चीज़ का भी आपने ख्याल रखना है। चैट जीपीटी का लाजमी यूज़ करें, उसको आप टॉपिक दें कि यार मुझे इसके एमसीक्यूज 10 बना के दो, ठीक है। लिमिट्स एंड फंक्शन का है ना, फॉर एग्जांपल, या डोमेन रेंज का है, आप उससे पूछें। और जो वीडियो मैंने बनाई हुई है 120 एमसीक्यूज की, उसमें काफ़ी स्टूडेंट का कंट्रीब्यूशन है, राफी साहब ने भी क्वेश्चन शेयर किए थे, तो वो भी देखें। और आगे भी फ्यूचर में प्लान भी है, और बाकी जो इन्होंने मैराथन्स वाले और पास एजुकेशन सिस्टम, हाशिम ज़िया साहब, वो भी सेशंस करते हैं, तो उन लोगों का भी देखें, जहाँ से आपको समझ आती है उसको देखें, और फिर फीडबैक भी उनको दें कि उनका फ़ायदा हुआ, उनको अप्रिशिएट करें। अगर फ़ायदा नहीं हुआ, ठीक है, तो कोई मसला नहीं, वो नस्ट में कौन सा एक टेस्ट हर दफ़ा आता है, चेंज चीज़ें होती रहती हैं, लेकिन जो भी बंदा कंटेंट क्रिएट करता है वो लोगों के फ़ायदे के लिए करता है, ताकि आपका फ़ायदा हो, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। ढेर सारी दुआएं आप लोगों के लिए भी, और इन रिटर्न हमें भी दुआएं दें। राफी साहब को अल्लाह ताला कामयाब करे, आमीन। और आपको सेहत और आफियत वाली ज़िंदगी दे। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।